नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम या विभज्योतक। पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि जो विभज्योतक के उत्तकों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है, विभाजन के तल के आधार पर वर्गीकरण है, पादप शरीर में इनकी स्थिति के आधार पर है या कार्य के आधार पे इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनके विभाजन जो वर्गीकरण का आधार है हम उसकी बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो कितने प्रकार के होते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पे जो मेरिस्टेम है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम या इसे प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं, इसको यू मेरिस्टेम भी कहते हैं। या इसकी जो कोशिकाएं होती है उन्हें प्रारंभिक कोशिकाएं या इनिशियल सेल भी कहा जाता है कि प्रारंभिक कोशिकाएं या इनिशियल सेल। देखिए प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, ये भ्रूणीय मेरिस्टेम है। सबसे पहले जो मेरिस्टेम होता है, कोशिकाएं विभाजन करती है, वो प्रोमेरिस्टेम की कोशिकाएं विभाजन करती है। भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर भी प्लूमूल, प्रांकुर और मूलांकुर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो प्रोमेरिस्टेम की कोशिकाएं हैं उसमें। ठीक है, सबसे पहले जो विभाजित होने वाला ऊतक है वो प्रोमेरिस्टेम है और ये सबसे अग्रभाग में उपस्थित रहता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में ही विभाजन करती है और पूरे पादप शरीर का निर्माण है वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो भ्रूणीय मेरिस्टेम है उसे हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। सेकेंड प्रकार का जो उत्पत्ति के आधार पर है उसे हम प्राथमिक विभज्योतक या प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राथमिक विभज्योतक या प्राइमरी मेरिस्टेम, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रोमेरिस्टेम से होती है। प्रोमेरिस्टेम की जो कोशिकाएं हैं विभाजित होने के बाद में प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्राथमिक मेरिस्टेम किससे बनता है? प्रोमेरिस्टेम से बनता है और ये आगे विभाजन के बाद में ये भी लगातार विभाजनशील ऊतक है, विभाजनशील कोशिकाएं होती है और ये किसका निर्माण करती है? पादप शरीर के प्राथमिक शरीर या पादप शरीर के जो प्राथमिक ऊतक, स्थायी ऊतक होते हैं, प्राथमिक स्थायी ऊतक है उनका ये निर्माण करती है। जैसे एपिडर्मिस है, ग्राउंड टिश्यू है, प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, इनका जो निर्माण है पादप शरीर के जो प्राथमिक स्थायी ऊतक होते हैं उनका निर्माण प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा होता है। ठीक है, और ये एपिकल रीजन में उपस्थित रहते हैं। तीसरे प्रकार के जो ऊतक है उत्पत्ति के आधार पर वो होते हैं द्वितीयक विभज्योतक या सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा जो प्लांट में वृद्धि होती है वह वृद्धि मुख्यतः लंबाई में होती है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा प्लांट की हाइट में या जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन हम समय के साथ साथ प्लांट में देखते हैं कि उसकी गर्थ में या उसके व्यास में या चौड़ाई में भी वृद्धि होती रहती है। तो जो बाद में जो वृद्धि होती है प्लांट के तने के अंदर हमें देखने को मिलती है वो द्वितीयक विभज्योतक के द्वारा होती है। पहले तो ये बनता किससे है? तो इसका जो निर्माण होता है वह स्थायी ऊतकों से होता है। स्थायी ऊतक की मुख्यतः पेरेन्काइमा कोशिकाएं
पेरेन्काइमा जो सेल्स होती है वो पुनः अविभेदित होकर मेरिस्टेम में बदल जाती है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, मुख्यतः पेरेन्काइमा कोशिकाएं, जो पुनः डी डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेम कोशिकाओं में बदल जाती है, उनमें विभाजन की क्षमता पुनः रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जो ये नया बना मेरिस्टेम होता है, इस मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे या द्वितीयक मेरिस्टेम कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो दो टाइप के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक है कैम्बियम और एक है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम के द्वारा जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, जबकि कॉर्क कैम्बियम के द्वारा वल्कुट या कोर्टेक्स का निर्माण होता है। और ये दोनों ही ऊतक प्लांट के जो तना होता है उसकी चौड़ाई में वृद्धि करने में हेल्प करता है। तो इसके द्वारा तने के व्यास में या गर्थ में वृद्धि होती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के ये उदाहरण हैं। इसका जो इनका निर्माण होता है वो स्थायी ऊतक से होता है। फिर ये किसका निर्माण करते हैं? ये द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, और ये सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण करती है कॉर्क कैम्बियम। तो उत्पत्ति के आधार पे जो मेरिस्टम होते हैं 3 प्रकार के होंगे, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार है वो है विभाजन के तल के आधार पर। जो नेक्स्ट विभाजन का वर्गीकरण का आधार है वो विभाजन का तल है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो मेरिस्टम होते हैं या प्लांट सेल होती है उसमें 3 प्रकार से विभाजन हो सकता है कोशिका में। एक होता है पेरिक्लाइनल विभाजन या परिणतिक विभाजन, एंटीक्लाइनल या अपनतिक विभाजन, और एक होता है ट्रांसवर्स विभाजन। एक प्लांट सेल मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित हो सकती है। परिधि के विपरीत दिशा में लॉन्गिट्यूडाइनल विभाजन होता है, ये एंटीक्लाइनल विभाजन, और ये ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इन 3 तलों के आधार पे विभाजन कोशिका है वो मेरिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टम है मास मेरिस्टम, सेकंड है प्लेट मेरिस्टम, और थर्ड है रिब या फाइल मेरिस्टम। तो विभाजन के तल के आधार पर, जिसमें 3 विभाजन के तल हो सकते हैं, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल और ट्रांसवर्स डिवीजन, इसके आधार पे 3 प्रकार के मेरिस्टम होते हैं, मास मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और रिब या फाइल मेरिस्टम। तो इनमें क्या अंतर होता है? जो मास मेरिस्टम होता है इसमें कोशिका है वो सभी संभावित तलों में विभाजन करती है। इसमें क्या होता है? सभी संभावित तलों में सेल है वो विभाजन करेगी। ठीक है, मास मेरिस्टम में जो प्लांट सेल होती है वो सभी संभावित तलों में विभाजन करती है। इसके कारण एक मास या समूह का निर्माण होता है, और इसमें जो मुख्यतः निर्माण होता है वो हमें सीड में देखने को मिलता है। एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो मास मेरिस्टम के द्वारा होता है। ऐसी कोशिकाएं जो सभी संभावित तलों में, जैसे पेरिक्लाइनल डिवीजन है, एंटीक्लाइनल है, ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक डिवीजन है, जो भी कोशिका के लिए तल उपस्थित होते हैं उनमें वो विभाजन करेगी, और उसका जो मुख्यतः ये निर्माण करती है वो एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। प्लेट मेरिस्टम है, यह 2 तलों में विभाजन करती है। या तो वो पेरिक्लाइनल विभाजन करेगी या फिर वो एंटीक्लाइनल तल में विभाजन करती है। प्लेट मेरिस्टम में कोशिकाएं पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजित होती है, और ये विभाजन के बाद में मुख्यतः एपिडर्मिस का निर्माण करती है।
जो पादप की सरफेस होती है, सरफेस पर उपस्थित कोशिकाएं, सतह पर उपस्थित कोशिकाएं एपिडर्मिस होती है, और वो एपिडर्मिस का जो निर्माण होता है वह प्लेट मेरिस्टम के द्वारा इनका निर्माण होता है। तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टम होता है तल में, वो है रिब मेरिस्टम या फॉइल मेरिस्टम होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है। एंटीक्लाइनल या अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडाइनल भी बोलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन। और इसमें जो पादप शरीर में किस अंग का निर्माण होता है, कॉर्टेक्स या पित्त का निर्माण इसके द्वारा होता है, रिब मेरिस्टम या फॉइल मेरिस्टम। तो विभाजन के तल के आधार पे 3 प्रकार के मेरिस्टम, मास मेरिस्टम जो सभी संभावित तलों में विभाजन करती है कोशिकाएं, प्लेट मेरिस्टम जो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है, इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है, रिब और फॉइल मेरिस्टम है जो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन करेगी और इससे कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्थिति के आधार पे वर्गीकरण। पादप शरीर में स्थिति के आधार पर मेरिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम, देखिए नाम से पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टम, यानी कि ये इसकी जो स्थिति होती है वो शीर्षस्थ स्थिति पर ये उपस्थित रहता है, एपिकल रीजन पर उपस्थित रहता है ये एपिकल मेरिस्टम। यह मुख्यतः शूट एपिकल या रूट एपिकल पोजीशन में देखने को मिलता है। जो सूट रीजन है उसके अग्रभाग में जो मेरिस्टम उपस्थित है उसे हम सूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, और रूट या जड़ के अग्रभाग पर जो मेरिस्टम उपस्थित है उसे रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। तने में या सूट रीजन में जो एपिकल रीजन है वो शीर्षस्थ स्थिति पर ही रहता है, लेकिन रूट में जो इसकी स्थिति होती है वो सब एपिकल रीजन होती है। क्या है कि रूट के अंदर जो इसकी पोजीशन होती है वो सब एपिकल पोजीशन होती है, क्योंकि रूट के सबसे अग्रभाग पर रूट केप पाई जाती है। सबसे अग्रभाग पर रूट केप होती है और रूट केप के पीछे एपिकल मेरिस्टम है वो हमें मिलता है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, सब एपिकल पोजीशन होती है, लेकिन इसको हम एपिकल मेरिस्टम में ही पढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम स्थिति के आधार पे जो प्लांट्स के अग्रस्थ भाग में या शीर्षस्थ भाग में उपस्थित रहता है और ये प्राथमिक शरीर का निर्माण करता है। सेकेंड टाइप का जो मेरिस्टम है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम या अंतर्विष्ट विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखिए जब जो एपिकल मेरिस्टम है वो विभाजन करके शरीर के प्राथमिक अंगों का निर्माण करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ विभज्योतकी कोशिकाएं जो स्थायी ऊतकों के बीच में फंस जाती है से उसके पीछे रह जाती है, उस ऊतक को हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये मुख्यतः है कहाँ मिलेगा हमें, देखो तने के अंदर 2 स्पष्ट रीजन होते हैं, एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। ठीक है, ये रीजन है नोड है और ये इंटर नोड क्षेत्र होता है। तो मुख्यतः तने के अंदर ये जो भाग है नोड के जस्ट ऊपर वाला भाग है, इस क्षेत्र के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो धंसी हुई रह जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं को इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहेंगे और ये भी लंबाई में वृद्धि करती है।
ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम, ये दोनों मेरिस्टम है वो प्लांट की लंबाई में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे जैसे ये प्लांट वृद्धि करता है तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो स्थायी ऊतकों के द्वारा पूरी तरह से घिर जाता है। इस कारण ये पुनः विभाजन नहीं कर पाता है। इस कारण यह पुनः विभाजन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम हमें मुख्यतः ग्रासेज में देखने को मिलता है। हालांकि सभी प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो मिलता है, लेकिन यदि वो पूर्णतः स्थायी ऊतकों से घिर जाता है तो फिर वो वृद्धि नहीं कर पाता है। लेकिन जो ग्रासेज होती है उनको, जो पशु होते हैं उनको ऊपर से खा जाते हैं, फिर भी उनकी लंबाई में वो लगातार वृद्धि करती रहती है, और जो वो वृद्धि है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम के द्वारा होती है। थर्ड टाइप का जो मेरिस्टम है वो है लेटरल मेरिस्टम या पार्श्व विभजोतक। इसका जो मुख्य कार्य है वो तने के पार्श्व भागों में वृद्धि करता है, ठीक है। लेटरल स्थिति में इसकी वृद्धि होती है। ये दोनों जो कैसे वृद्धि करेंगे, लंबाई में वृद्धि करते हैं, जबकि लेटरल विभजोतक है वो तने के लेटरल भागों में, पार्श्व भागों में या उसके व्यास में, उसकी चौड़ाई में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह एक प्रकार का सेकेंडरी मेरिस्टम है जिसके हमने दो टाइप पढ़े थे, कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम है, जो तने की चौड़ाई में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम लेटरल मेरिस्टम कहेंगे। और ये मुख्यतः इनमें जो विभाजन होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती है, जिसके कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो हमने जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है उनके वर्गीकरण को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एपिकल मेरिस्टम का, उसका अध्ययन करेंगे।